Radhe Radhe to everyone and welcome to this mind map session on parabola. Parabola हो या ellipse हो या hyperbola हो या pair of straight lines हो, they are all called as conic sections. तो पहले चीज जान लेते हैं conic section क्या होता है. आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए सेकंड डिग्री की x और y में और आपको कहा जाए ये pair of straight lines रिप्रेजेंट करती है या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? Why is length of lattice rectum such a big height in parabola? उसका कारण क्या है? ध्यान रखिए, जेईई मेंस में नॉर्मल टेंजेंट वगैरह हटा दिया गया है, यानी अब मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आएंगे वो इन्हीं पैराबोला के डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स पूछ लें, फोकस के कोऑर्डिनेट्स पूछ लें, ये सब आपसे पूछा जा सकता है. तो दैट मेक्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे. राधे राधे टू एवरीवन एंड वेलकम टू दिस माइंड मैप सेशन ऑन पैराबोला. यानी कि आज हम पैराबोला का पूरा जितना भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है वो आपके सामने रखने वाले हैं. एक एक पॉइंट यहां आपके सामने रखा जाएगा, तो जल्दी से वेट मत करिए, एक नोटबुक और एक पेन लेकर आइए ताकि आप मेरे साथ साथ शॉर्ट नोट्स बना सकें. और ये शॉर्ट नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, खासकर तब जब जेईई में कुछ ही दिन बचे होंगे. अब तो 22 जनवरी की डेट भी अनाउंस हो गई है, तो अगर आपके पास एक मान लीजिए 22 जनवरी को ही आपका एग्जाम है और आप 20 जनवरी को चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, आई थिंक दीज शॉर्ट नोट्स एंड माइंड मैप्स विल प्रूव टू बी वेरी हैंडी इन दैट केस. तो चलिए ये बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की कार्यवाही. तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो है पैराबोला की माइंड मैपिंग. तो पैराबोला जो भी है, पैराबोला हो या इलिप्स हो या हाइपरबोला हो या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो, दे आर ऑल कॉल्ड एज कोनिक सेक्शंस. तो पहले चीज जान लेते हैं कोनिक सेक्शन क्या होता है. तो कोनिक सेक्शन है अगर एक पॉइंट P इस तरह से मूव करे एक प्लेन में कि उसका डिस्टेंस का रेशियो सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट S, जिस फिक्स्ड पॉइंट को उसका बोला जाएगा फोकस, उसका डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड लाइन L called directrix is always a constant, then that point moves on a conic. If a point moves in a plane such that the ratio of its distance from fixed point S to its perpendicular distance from a fixed point L is always a constant E, जिसको हम कहते हैं eccentricity, तो उसका जो लोकस होगा, then the locus of P is said to be a then locus of P is said to be then locus of P is said to be a conic, is said to be a कोनिक. तब हम उसके लोकस को एक कोनिक बोलते हैं. तो कोनिक का मतलब क्या हुआ, ये पॉइंट P इस तरह से चल रहा है कि उसकी डिस्टेंस इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से, इन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट रहे, यानी SP अपॉन PM कांस्टेंट रहना चाहिए. इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस. इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स. यानी ये प्लेन में कहीं हिलने वाली चीजें नहीं है, ना तो ये पॉइंट हिलेगा अपनी जगह से, ना ये लाइन हिलेगी अपनी जगह से, जहां है वहीं रहेंगी. तो ये फिक्स्ड पॉइंट फोकस और ये फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है. और पॉइंट P एक मूवेबल और वेरिएबल पॉइंट है जो इस तरह से चलता है कि उसकी दूरी यहां से मेजर करके डिवाइड कर दो, उसकी दूरी इस फिक्स्ड लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर वो दोनों उसको डिवाइड कर दो, तो SP अपॉन PM करके हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए. तो उस केस में P मूव करेगा एक कर्व पर, और वो जो भी कर्व बनेगी वह कर्व एक कोनिक सेक्शन कहलाएगी. अब कोनिक सेक्शन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? वी हैव इन ऑल 5 कोनिक सेक्शंस व्हिच आर पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, pair of straight lines and circle. These are some conic sections. तो ये conic sections हैं हमारे पास. वैसे देखा जाए तो आमतौर पर 4 बोलते हैं, सर्कल भी एक स्पेशल केस ऑफ इलिप्स में ही काउंट हो जाता है. तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि हमारे पास 4 conic sections हैं, यानी जब P मूव करेगा तो कुल मिलाकर 4 कर्व्स अलग अलग तरह की बन सकती है. लेकिन कौन सी कर्व कब बनेगी, कैसे बनेगी, वो सब अभी देखेंगे कि कब ये पैराबोला पर मूव करेगा, कब ये इलिप्स पर मूव करेगा, कब हाइपरबोला पे मूव करेगा, तब उसके लिए क्या एक्स्ट्रा कंडीशंस लगेंगी वो देखते हैं. कुल मिलाकर अभी तो बस ये समझना चाहिए कि पॉइंट इस तरह से मूव करा कि उसकी दूरी एक फिक्स्ड पॉइंट से डिवाइड कर दो उसकी दूरी एक फिक्स्ड लाइन से, दोनों को डिवाइड करके हमेशा आंसर कैसा आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए. कांस्टेंट को बोलेंगे एसेंट्रिसिटी, और पॉइंट फिक्स पॉइंट को फोकस, फिक्स लाइन को डायरेक्ट्रिक्स. और वह पॉइंट जिस कर्व पर मूव करेगा ताकि ये रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो वो जो कर्व होगा वो कॉनिक सेक्शन होगा. वो इन 4 में से कोई भी एक हो सकता है. ठीक है. Then the locus of P will be a conic section. लिखा हुआ ही है तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं थी. Then the locus of P will be a conic section.
अब अगर मैं एक लाइन बना लूं फोकस से पास होती हुई जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, है ना, जो कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर हो, तो यह लाइन हमेशा एक्सिस ऑफ कोनिक कहलाएगी। और जहां पर डायरेक्ट्रिक्स इस लाइन को कट करेगी वह लाइन, वह पॉइंट कहलाएगा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, हर कोनिक के केस में। अब एक्सिस ऑफ कोनिक बता दिया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये बताया। वर्टेक्स ऑफ कोनिक क्या होता है? वर्टेक्स ऑफ कोनिक होता है, देखिए जब P मूव करेगा तो जैसे वो मूव करता है इस पूरे 2D प्लेन में, सपोज जो पाथ आता है वो यह पाथ आता है, अगर इस पाथ पर मूव कर रहा है और ये जो लोकस है ये इसकी एक्सिस को कट कर रहा है किसी पॉइंट V पर, तो ये जो पॉइंट जहां पर कोई कोनिक अपनी एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं उसका वर्टेक्स। अब चाहे यह कर्व इलिप्स हो, चाहे हाइपरबोला हो, चाहे पैराबोला हो, जहां पर भी कोई भी कर्व अपनी एक्सिस को कट करेगा वह पॉइंट कहलाएगा उसका वर्टेक्स। यानी दिस इज यूनिवर्सल, दिस विल बी वैलिड फॉर ऑल इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। तो वर्टेक्स क्या हुआ? वर्टेक्स ऑफ कोनिक इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक विद इट्स एक्सिस। तो अभी हम कोनिक के बारे में जान रहे हैं, यानी कुल मिलाकर वो जो 4 कर्व्स बनती हैं वो उनके बारे में यहां पूरी की पूरी चीजें आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। अब आती है जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक। जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक कैसे दिखाई देती है? जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक इज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। यानी यह जो इक्वेशन आई है इट कैन रिप्रेजेंट अ पैराबोला, इट कैन रिप्रेजेंट, यह जो इक्वेशन कोनिक की है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये पैराबोला या फिर इलिप्स या फिर हाइपरबोला या फिर, या तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर सकती है या फिर ये रिप्रेजेंट कर सकती है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, सर्कल या फिर इलिप्स या फिर सर्कल को। तो अंडर डिफरेंट कंडीशन दिस इक्वेशन हैज द कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट हाउ मेनी कर्व्स? इट हैज द कैपेबिलिटी टू रिप्रेजेंट 4 कर्व्स एज शोन हियर, सर्कल बीइंग द स्पेशल केस ऑफ इलिप्स। तो ये कर्व, ये जो इक्वेशन लिखी है ये जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक है, यानी जब वो पॉइंट चलेगा उससे जो इक्वेशन जनरेट होगी, जो पाथ बनेगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो यह होगी, और वो पाथ इन चारों में से कुछ भी हो सकता है। अब वो पाथ कब इलिप्स बनेगा, कब पैराबोला बनेगा, कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बनेगा और कब हाइपरबोला बनेगा, आइए देखते हैं। देखिए यहां पर अभी अभी जो हमने कोनिक डिफाइन किया था आपको याद होगा कि ये फोकस था और ये फिक्स्ड लाइन थी जिसे हमने डायरेक्ट्रिक्स बोला था। अब दो बातें हो सकती हैं, ये फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स पर हो या फिर ये फोकस इस डायरेक्ट्रिक्स पर ना हो। तो नेचर ऑफ कोनिक दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कोनिक कौन सा बनेगा, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब में से या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से इनमें से कौन सा कोनिक बनेगा, यह सब डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर। पहला फैक्टर है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है या नहीं, या फोकस दूसरा उसकी एसेंट्रिसिटी। सो दीज आर द टू फैक्टर्स व्हिच गवर्न द नेचर ऑफ कोनिक। यानी इन चार में से कौन सा कोनिक बनेगा, फिर से दोहरा रहा हूं, दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। फोकस की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज वेदर इट लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स और इट डज नॉट लाई ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, एंड दूसरा उसकी एसेंट्रिसिटी। तो द नेचर ऑफ द कोनिक इज गवर्न्ड बाय दीज टू फैक्टर्स। यहां पर अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर ही आ जाता है, अगर फोकस क्या आ जाए, डायरेक्ट्रिक्स पर आ जाए, अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर आ जाता है तो आप पाएंगे इसकी इक्वेशन में डेल्टा जीरो होगा, दैट इज AHG HBF GFC, ये जो डिटर्मिनेंट है यानी जिसकी वैल्यू क्या होती है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी कितनी होगी, जीरो होगी। और इस केस में यह जो कोनिक बनेगा वह बनेगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। सो इफ the focus begins to lie on the directrix, then in that case the locus of the variable point will be a pair of straight lines. हमें क्या मिलेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, और उस केस में डेल्टा कितना होगा, जीरो होगा। तो डेल्टा विल बी जीरो इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। यानी इसका मतलब अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है तो उस केस में डेल्टा जीरो नहीं होगा। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो या डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो टेल्स अस वेदर द फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स और इट डज नॉट लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। तो अगर कोई कहे फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता तो मान के चलिए यह जो डिटर्मिनेंट है या फिर ये जो एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू हमेशा जीरो आएगी इक्वेशन ऑफ कोनिक में। और अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता है तो इसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो इफ फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स देन इन दैट केस we will have delta equal to 0 and the equation represents a pair of
स्ट्रेट लाइंस, और ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेगा? अगर एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है, यानी कि एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हो, क्योंकि जब एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी होती है तो आप पाते हैं एच स्क्वायर की वैल्यू ए और बी के प्रोडक्ट से बड़ी होती है। तो अगर एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है देन वी गेट अ पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस, पेयर ऑफ रियल और डिस्टिंक्ट लाइंस मिलेंगी। अगर एसेंट्रिसिटी 1 है, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तो उस केस में हमारे पास वी विल हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस। उस केस में हमें पेयर ऑफ पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस मिलने वाली है, या तो पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइंस कह सकते हैं। दैट इज व्हाट वी विल गेट आउट ऑफ दिस। तो एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, और ई अगर 1 से बड़ा है यानी छोटा है, ई अगर 1 से छोटा है यानी कि एच स्क्वायर अगर ए बी से छोटा है, देन इन दिस केस वी विल गेट व्हाट वी विल गेट अ पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस। यानी कि आपको कोई भी इक्वेशन दे दी जाए सेकंड डिग्री की एक्स और वाई में, और आपको कहा जाए ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करती है या नहीं, तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले आप डेल्टा ने फाइंड आउट करेंगे। डेल्टा जो भी हमने लिख रखा है, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, या फिर ये डिटर्मिनेंट, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो 0 आ जाती तो तुम कह सकते हो कि हाँ ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ही होगा। अब सामने वाला अगर ये भी पूछ ले ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कैसा होगा, रियल या डिस्टिंक्ट होगा, इमेजिनरी होगा, या कोइंसिडेंट या पैरेलल होगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर और ए बी को कंपेयर करेंगे। अगर एच स्क्वायर ए बी से ज्यादा है तो रियल और डिस्टिंक्ट लाइंस, एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो पैरेलल या फिर कोइंसिडेंट लाइंस, और अगर एच स्क्वायर ए बी से छोटा है तो पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस मिलेगा। और इसका कारण कि भाई जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है तो इस केस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्यों मिलता है, ये जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एसपी अपॉन पीएम इज इक्वल टू ई, कांस्टेंट है लेकिन यहां फोकस कहां आ गया? डायरेक्ट्रिक्स पर ही आ गया। तो इस केस में एसपी अपॉन पीएम बराबर ई है, तो लोकस ऑफ पी क्या मिलेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मिलेगा। क्यों मिलेगा ये नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा। वैसे थोड़ा सा हिंट दे दूं कि एसपी अपॉन पीएम, अगर आप एसपी अपॉन पीएम करते हैं तो ये कोसेक थीटा हो जाता है, ये हो जाता है कोसेक थीटा, और क्योंकि ई कांस्टेंट है तो थीटा कांस्टेंट है। तो बस इतना ही हिंट मेरे ख्याल से समझदार इंसान को काफी है। थीटा कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी जो डायरेक्शन रहेगी पी की विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन, वो हमेशा एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करेगा, एक कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में मूव करेगा। तो वो क्या हो जाएगा उसका लोकस? एक लाइन हो जाएगी, एक लाइन इधर और इसी तरह से एक थीटा इधर, तो दो लाइंस हमें यहां मिलती हैं। अब अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता, तो अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता, अभी अभी मैंने आपको बताया अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता तो डेल्टा 0 होना चाहिए। अगर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता तो डेल्टा की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, यानी ये डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। और इस केस में जो आपकी जनरल इक्वेशन है कोनिक की, वह बचे हुए 3 कर्व में से कोई सी भी कर्व रिप्रेजेंट कर सकती है। तो डेल्टा इक्वल टू 0 विल टेल यू दैट इट इज अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अगर डेल्टा 0 नहीं है देन इट विल टेल यू इट इज द रिमेनिंग ऑफ द 3 कोनिक्स, पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला। अब जब हमें पता चल गया डेल्टा 0 नहीं है, इन 3 कर्व में से कुछ भी कर्व हो सकती है, तो कौन सी कर्व कब बनेगी उसके लिए एच स्क्वायर और ए बी को कंपेयर करिए। अगर एच स्क्वायर ए बी से बड़ा है यानी एसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी है तो उस केस में बनेगा हाइपरबोला। अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो उस केस में बनेगा पैराबोला, यानी एसपी बराबर, यानी कि इस वाले केस में, ये केस आज हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम पैराबोला की माइंड मैपिंग कर रहे हैं। तो यहां पर एसपी अपॉन पीएम बराबर ई बराबर 1 हो जाएगा, यानी एसपी बराबर पीएम हो जाएगा। यानी कि वह पॉइंट इस तरह से चलेगा कि उसकी दूरी फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बराबर रहेगी, तब जाकर लोकस क्या बनेगा? पैराबोला बनेगा। तो कहने का मतलब अगर एसेंट्रिसिटी 1 हो तो पैराबोला, एसेंट्रिसिटी 1 0 और 1 के बीच में हो तो इलिप्स, और अगर एसेंट्रिसिटी 0 हो तो देन इट इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, टेंडिंग टू 0 हो देन इट बिकम्स अ सर्कल, तो कुल मिलाकर निचोड़ यह हो गया कि भाई अगर जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक दे रखी है तो हम उसको देखकर उसके ऊपर थोड़े से चेक्स लगाकर ये पता लगा सकते हैं कौन से कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया 4 कोनिक सेक्शंस हैं, और उन इस इक्वेशन को देखकर हम कैसे पता लगाएंगे? डेल्टा निकालेंगे। डेल्टा 0 आ गया तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, डेल्टा 0 नहीं आया तो बचे हुए 3 कोनिक्स में से कोई एक होगा। फिर क्या करेंगे? अगला कदम होगा एच स्क्वायर और ए बी को कंपेयर करेंगे। एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हुआ और डेल्टा 0 है तो पेयर ऑफ रियल एंड डिस्टिंक्ट लाइंस। डेल्टा 0 नहीं है, एच स्क्वायर ए बी से बड़ा हुआ तो हाइपरबोला। एच स्क्वायर
ए बी के बराबर हुआ और डेल्टा जीरो है, पेयर ऑफ पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइंस। अगर डेल्टा जीरो नहीं है और एच स्क्वायर बराबर ए बी हुआ तो पैराबोला। तो इस तरह से हम और एच स्क्वायर ए बी लेस देन ए बी है तो डेल्टा जीरो के केस में ये रिप्रेजेंट करता है एच स्क्वायर लेस देन ए बी, पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइंस, लेकिन इस केस में रिप्रेजेंट करता है इलिप्स। सो दैट इज हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश। अब आते हैं पैराबोला पर। पैराबोला होता क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा पैराबोला के लिए एक ऐसा कोनिक है जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 हो, यानी कि एक ऐसा कोनिक जिसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता और जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 होती है, ऐसा कोनिक पैराबोला कहलाता है। अगर मैं इसे ज्योमेट्रिकली डिफाइन करूं तो अगर एक पॉइंट इस तरह से मूव करे एक प्लेन में कि उसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक फिक्स्ड लाइन से हमेशा बराबर रहे, एसपी बराबर पीएम, तो उस पॉइंट का जो लोकस होगा दैट लोकस विल बी नथिंग बट अ पैराबोला, यानी कि उसका जो लोकस होगा वो पैराबोला होगा। यहां तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि एस पी अपॉन पी एम बराबर कितना होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए, यानी कि एस पी बराबर पी एम होना चाहिए। तो इस केस में जो लोकस होगा वो क्या होगा? लोकस ऑफ पी इज अ पैराबोला। लोकस ऑफ पी इज अ पैराबोला। लोकस ऑफ पी विल बी अ पैराबोला। ध्यान रहे एसेंट्रिसिटी पैराबोला के लिए कितनी होती है? 1 होती है और फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता। क्या सिर्फ इतना बोलना काफी होगा कि एसेंट्रिसिटी अगर 1 हो तो वह जो कोनिक होगा वह पैराबोला होगा? नहीं, यह बोलना काफी नहीं है, क्योंकि एसेंट्रिसिटी 1 अगर होती है तो उस केस में पेयर ऑफ पैरेलल या कोइंसिडेंट लाइंस भी हमें मिल सकती हैं। तो इसलिए यह भी बोलना चाहिए कि एक ऐसा कोनिक जिसका फोकस डायरेक्ट्रिक्स पर लाई नहीं करता और साथ साथ जिसकी एसेंट्रिसिटी 1 हो, यानी एच स्क्वायर बराबर ए बी हो, ऐसा कोनिक पैराबोला होता है। तो पैराबोला की डेफिनेशन ये हो गई। अब आते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला की तरफ। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यह है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहां पर उसका फोकस है a,0, वर्टेक्स है वर्टेक्स जहां पर पैराबोला एक्स एक्सिस को कट करता है वह है 0,0, और यहां यह जो लाइन है जो डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू -a। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हो गया ऐसा पैराबोला जिसका पैराबोला विद वर्टेक्स एट ओरिजिन, फोकस ऑन एक्स एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड पैराबोला। उसको स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं, यानी जिसकी डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस के पैरेलल हो और फोकस x एक्सिस पे सिचुएटेड हो। तो ऐसे पैराबोला को स्टैंडर्ड पैराबोला बोलते हैं। वर्टेक्स कहां पर लाई करता है? ओरिजिन पर। तो दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला। अब इस पैराबोला के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, आप समझ सकते हैं कि यह लाइन क्या कहलाएगी? फोकस से पास होती हुई और डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर, ये डेफिनेटली एक्सिस ऑफ पैराबोला होगी, इसमें कोई शक ही नहीं है। यह जो पॉइंट है V, यह जो पॉइंट है V जो कि ओरिजिन है, यह होगा वर्टेक्स, यह होगा वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, वर्टेक्स, ये पॉइंट होगा वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और यहां जो हमने अभी लिखा था, ये जो लाइन है L, इसकी इक्वेशन होगी x इक्वल टू -a। यह लाइन कहलाएगी डायरेक्ट्रिक्स, यह लाइन डायरेक्ट्रिक्स, और इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू -a। सो दिस लाइन इज डायरेक्ट्रिक्स एंड दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू -a। और जो s है वह है फोकस, वह क्या है? वह है फोकस, और उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं a,0। तो हम कह सकते हैं यहां जो फोकस है, फोकस होगा s, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a,0, और पैराबोला की इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहां अगर मैं बात करूं इसकी एक्सिस की, तो उसकी एक्सिस होगी x एक्सिस, यानी कि दैट इज y इक्वल टू 0, और टेंजेंट एट वर्टेक्स, उसको मैं TAV बोल रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, टेंजेंट एट वर्टेक्स, वो क्या होगी? y एक्सिस होगी, दैट इज x बराबर 0। तो ये हो गया पैराबोला जिसका वर्टेक्स कहां है? ओरिजिन पर। एक्सिस कहां है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। डायरेक्ट्रिक्स पैरेलल टू y एक्सिस है, और इस फॉर्म में जो पैराबोला होता है वो कहलाता है पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसकी इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। दैट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जहां पर a,0 इसका फोकस होता है, x इक्वल टू -a इसकी डायरेक्ट्रिक्स होती है, और x एक्सिस और y एक्सिस उसकी, x एक्सिस तो हो जाती है एक्सिस और y एक्सिस हो जाती है उसकी टेंजेंट एट वर्टेक्स।
अब इस पैराबोला के बारे में कुछ जानकारियां, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज इसके बारे में। ये हमारे पास स्टैंडर्ड पैराबोला है, दिस इज अवर स्टैंडर्ड पैराबोला। अब अगर मैं इस पैराबोला के कोई भी दो पॉइंट्स को लेकर जोड़ देता हूं तो यह जोड़ने वाली जो भी लाइन है ना, यह कहलाएगी कॉर्ड ऑफ पैराबोला। दिस इज कॉर्ड ऑफ पैराबोला। फिर अगर कोई कॉर्ड उसके फोकस से पास करती है, इफ सम कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला, देन दैट कॉर्ड इज कॉल्ड एज फोकल कॉर्ड। यह कहलाएगी फोकल कॉर्ड। एनी कॉर्ड विच पासेस थ्रू फोकस इज कॉल्ड एज फोकल कॉर्ड। और ऐसी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, दैट इज कॉल्ड एज, हाँ गलत सोच रहे हो, लेटस रेक्टम नहीं, डबल ऑर्डिनेट, दैट इज कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं डबल ऑर्डिनेट। यानी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड एज डबल ऑर्डिनेट। एंड एनी कॉर्ड, एनी डबल ऑर्डिनेट विच पासिस थ्रू फोकस, इसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। L dash is called as latus rectum. L dash is called as latus rectum. So what is latus rectum? Latus rectum is any chord which passes through focus and is perpendicular to the axis of parabola. That chord is called as the latus rectum. Latus rectum definitely tangent at vertex के parallel होती है। लेटस रेक्टम इज पैरेलल टू द टेंजेंट एट वर्टेक्स। ये छोटी सी बात है, कभी किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज हो सकती है कि टेंजेंट एंड वर्टेक्स के ये है पैरेलल होती है, तो ये टीएवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स, और ये हमारा वर्टेक्स। तो वर्टेक्स हो गया, फोकल कॉर्ड हो गई, डबल ऑर्डिनेट, एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। एक चीज और याद रखिएगा, एल और एल डैश जो उसकी लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये होती है 4a, और एंड्स ऑफ एलआर जो होते हैं, एंड्स ऑफ एलआर ये होते हैं a,2a और a,-2a। ये तो कोऑर्डिनेट हो गए, ऑब्वियस सी बात है, एल के, और ये कोऑर्डिनेट हो गए एल डैश के। किसी भी पैराबोला में ये y² = 4ax है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जो आगे लिखा है x का जो कोफिशिएंट है वही लेटस रेक्टम का लेंथ होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं y² = 6x, तो आप इसमें सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसकी लेटस रेक्टम का जो लेंथ होगा वो होगा 6, और जो a होगा इस केस में a, तो a क्या, 4a = 6, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो अगर मैं आपसे इसका फोकस पूछता हूं, इसका फोकस s होगा 3/2, 0, क्योंकि फोकस के कोऑर्डिनेट से a,0। और अगर मैं आपसे इसकी डायरेक्ट्रिक्स पूछता हूं तो डायरेक्ट्रिक्स थी x = -a। तो x = -a का मतलब x = -3/2 विल बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है। और अगर मैं आपसे एंड्स ऑफ एलआर पूछता हूं इस पैराबोला के, एंड्स ऑफ एलआर, तो एंड्स ऑफ एलआर हो जाएंगे a,2a, 3/2, 3 एंड 3/2, -3, 3/2, -3, और लेंथ ऑफ एलआर तो मैंने आपको बता ही दिया है। सो दिस इज अ शॉर्ट एग्जांपल जहां पर हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वगैरह आपको सब बता दिया है। तो एक्सिस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, वर्टेक्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला विद एक्सिस, डबल ऑर्डिनेट कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, फोकल कॉर्ड एनी कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, लेटस रेक्टम डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस, फोकल डिस्टेंस, फोकल रेडिया ऑफ अ पॉइंट, ये है और बता देते हैं। फोकल डिस्टेंस और फोकल रेडिया ऑफ अ पॉइंट की बात अगर हम करें, फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडिया की बात करें किसी पॉइंट का पैराबोला के ऊपर, मान लीजिए हमने कहीं पर एक पॉइंट ले लिया P, और अगर आप उसका डिस्टेंस कहां से लिख लें, इफ यू राइट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द फोकस, देन दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड एज इट्स फोकल रेडियस। तो SP जो होगा P के ऊपर, P इज एनी पॉइंट, तो SP is equal to focal radius of P, focal radius of P, यानी किसी पॉइंट का, पैराबोला के ऊपर किसी पॉइंट, कोई सा भी पॉइंट ले लें, उसकी दूरी जो फोकस से होगी वही उसका फोकल रेडियस कहलाएगा। तो SP is called as focal radius, और y² = 4ax के केस में SP जो होता है वो होता है a + x कोऑर्डिनेट ऑफ P। तो ये चीज याद रखिएगा कि x कोऑर्डिनेट ऑफ
P plus A will give you the फोकल रेडियस ऑफ P। यहां दी एक चीज और, A हमेशा यहां पर 0 से बड़ा है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या है ना, 4a। जो भी कोफिशिएंट होता है x का वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो होता है, देखिए यह दूरी है a, यह दूरी a है और यह दूरी भी a है, तो ये ZS जो हो गई, ये हो गई 2a, इसका दुगना लेटस रेक्टम के बराबर होगा। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ट्वाइस द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, इसकी इक्वेशन है x इक्वल टू माइनस a और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं a, 0, तो यह दूरी भी a हो गई और यह दूरी भी a हो गई। तो टोटल अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, then you will get the value as 2a, और जैसी वैल्यू आपको 2a मिली तो आपको समझ जाना चाहिए once you get the value 2a, तो उसका जो डबल होगा, क्योंकि लेटस रेक्टम का लेंथ 4a था, तो जो उसका डबल होगा वह हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, वर्टेक्स जो होता है वो मिड पॉइंट होता है बिटवीन द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस, इट इज द मिड पॉइंट, दोनों बराबर हैं। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 4 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड TAB। यह जो दूरी है यहां से यहां तक की, फोकस से इधर तक की, ये दूरी सिर्फ a है, तो अगर इसका 4 गुना कर दिया जाए तो डेफिनेटली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ जाता है। दो पैराबोला अगर अलग अलग हैं, दो पैराबोला को हम इक्वल कब बोलते हैं, दो पैराबोला को इक्वल तब बोलते हैं अगर उनकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल रहती है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अगर इक्वल है देन द टू पैराबोलास विल बी इक्वल। नीचे कमेंट बॉक्स में यह जरूर और लिखकर बताइएगा कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, व्हाई इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सच अ बिग हाइप इन पैराबोला, उसका कारण क्या है ना। वैसे पॉइंट नंबर 4 आपको बहुत कुछ बताएगा उस बारे में। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड पैराबोलास, जो हमारे पास 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास हैं। स्टैंडर्ड पैराबोला हालांकि हमने डिफाइन किया है एक ऐसा पैराबोला जिसकी एक्सिस x एक्सिस के लॉन्ग हो, डायरेक्ट्रिक्स y के पैरेलल और वर्टेक्स ओरिजिन पर लाई करता हो, तो वही पैराबोला हमारे पास है y² इक्वल टू 4x। इसका जो फोकस होता है वो होता है a, 0, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वो होती है x इक्वल टू -a, एक्सिस होती है x एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है 4a और एंड्स ऑफ LR होते हैं a, 2a और दूसरा a, -2a, -2a। दीज आर एंड्स ऑफ LR। और TAB होती है y एक्सिस, उसकी इक्वेशन होती है x इक्वल टू 0, है ना, दैट इज TAB। फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, सर ये a प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ P। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक इक्वेशन y² इक्वल टू 4ax की होती है at², x इक्वल टू at², 2at, y इज इक्वल टू 2at। पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax। अगला पैराबोला हो सकता है ये पैराबोला पलट कर इधर आ जाए, है ना, तो यहां पर एक चीज याद रखिएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स थी, ये फोकस था a, 0, दैट वाज द फोकस a, 0, और ये है वर्टेक्स, ये है वर्टेक्स। फिर नेक्स्ट, अगर ये पैराबोला हो y² इक्वल टू -4ax, इस केस में जो फोकस होता है बस a की जगह हर जगह -a आ जाएगा, -a, 0। डायरेक्ट्रिक्स x इक्वल टू -a थी, यहां a हो जाएगी, एक्सिस अभी भी वही रहेगी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम अभी भी वही रहेगा, एंड्स ऑफ LR सर a की जगह -a हो जाएगा, तो a, 2a एंड -a, -2a, दीज आर एंड्स ऑफ LR। और TAB जो होगी वो फिर से y एक्सिस होगी, फोकल डिस्टेंस वो हो जाएगा a - x, SP इज इक्वल टू a - x, यानी कि अगर यहां कहीं फोकस है और इससे हम इस पॉइंट P की दूरी निकाल रहे हैं तो यह जो दूरी होगी SP, ये हो जाएगी a - x। फोकल डिस्टेंस SP इज इक्वल टू a - x, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे x इज इक्वल टू -at² एंड y इज इक्वल टू 2at, y इज इक्वल टू 2at। ध्यान रखिए जेईई मेंस में नॉर्मल टेंजेंट वगैरह हटा दिया गया है, यानी अब मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आएंगे वो इन्हीं पैराबोला के डिफरेंट कहना चाहिए डायरेक्ट्रिक्स की कोऑर्डिनेट्स पूछ लें, फोकस के कोऑर्डिनेट्स पूछ लें, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, तो दैट मेक्स दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, है ना। यहां पर भी मैं आपको दिखा दूं, मतलब ये पॉइंट है P और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, P, x, y, तो
ये हैं कोऑर्डिनेट्स एस पी एक्स कॉमा वाई, और ये कितना होता है डिस्टेंस ए प्लस एक्स होता है, और यहां कितना होता है ए माइनस एक्स। अब यह जो हमारे पास पैराबोला है, यह पैराबोला हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल भी हो सकता है। इसमें क्या होगा, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे, तो यहां पर जो फोकस होगा वो होगा 0 कॉमा ए, वहां था a कॉमा 0, यहां होगा 0 कॉमा ए। वहां डायरेक्ट्रिक्स थी x इक्वल टू माइनस ए, यहां होगी y इक्वल टू माइनस ए। एक्सिस वहां थी x एक्सिस, यहां एक्सिस है y एक्सिस, तो x इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ एल आर यहां भी 4a। एंड्स जो एल आर के होंगे वो होंगे 2a कॉमा ए और दूसरा 2a कॉमा माइनस ए। दीज विल बी द एंड्स ऑफ एल आर, यानी कि ये एल आर बनेगी ना, और ये जो एंड पॉइंट हो जाएगा एल डैश, ये हो जाएगा -2a कॉमा ए, और ये वाला जो पॉइंट है एल, ये हो जाएगा 2a कॉमा ए, 2a कॉमा ए। तो 2a कॉमा ए एंड 2a कॉमा माइनस ए, 2a माइनस 2a कॉमा ए, -2a कॉमा ए। तो दीज आर द टू एंड्स ऑफ एल आर। टीएवी होगी y इक्वल टू 0, यानी कि x एक्सिस। फोकल डिस्टेंस इस केस में एस पी, वह हो जाएगा a प्लस वाई कोऑर्डिनेट ऑफ p, क्योंकि अब x और y का रोल एक तरीके से चेंज हो गया, इंटरचेंज हो गया। तो p अगर x कॉमा y है तो जो फोकल डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा a प्लस वाई। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ये भी स्वैप हो जाएंगे, x इक्वल टू 280 and y is equal to at square. These are the coordinates, parametric equation of the parabola. Next, अगर पैराबोला इस तरह में हो जाए, यानी कि it opens downwards, तो यानी उसकी इक्वेशन जो हो जाती है वो हो जाती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। इस केस में जो फोकस होगा उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0 कॉमा माइनस ए, तो द फोकस विल बी 0 कॉमा माइनस ए। जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वो होगी x इक्वल टू वाई इक्वल टू ए, और एक्सिस, तो जहां जो डायरेक्ट्रिक्स है वो है y इक्वल टू ए, और जो एक्सिस है वो फिर से y एक्सिस होगी। लेंथ ऑफ एल आर अभी भी 4a होगा। एंड्स ऑफ एल आर होंगे 2a कॉमा माइनस ए, 2a कॉमा माइनस ए एंड -2a कॉमा माइनस ए। टीएवी होगा y इक्वल टू 0 और फोकल डिस्टेंस होगा a माइनस वाई, और इसमें जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे 280 एंड y इज इक्वल टू -80 स्क्वायर। दीज विल बी द पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। और फोकल डिस्टेंस आप समझ ही गए, यहां से अगर जो फोकल डिस्टेंस है, अगर ये x कॉमा y है तो a माइनस y विल बी द फोकल डिस्टेंस। तो दैट्स इट। फिर अगर पैराबोला, यहां पर एक चीज फोकल डिस्टेंस के बारे में बता दूं, मिनिमम डिस्टेंस फोकल डिस्टेंस जो होता है वो a हो सकता है, a से हमेशा ज्यादा ही होता है फोकल डिस्टेंस। यानी पैराबोला पे अगर कोई भी पॉइंट ले लें तो जो फोकल डिस्टेंस है वो उसकी लेटेस्ट रेक्टम के 1/4 से हमेशा ज्यादा ही होगा, चाहे पैराबोला कैसा भी हो, है ना, चाहे पैराबोला कैसा भी हो। तो जो मिनिमम डिस्टेंस पर पॉइंट होगा पैराबोला से, पैराबोला के फोकस से, वो होगा वर्टेक्स। So there is only one point which is located at the minimum distance a from on the parabola and that is nothing but the vertex. बाकी सबका डिस्टेंस 1/4 ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से ज्यादा होगा। यानी अगर आप कोई भी पॉइंट पैराबोला पर ले लेंगे, उसकी दूरी फोकस से निकालेंगे तो वो दूरी हमेशा हमेशा लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बाय 4 से ज्यादा आएगी। बराबर सिर्फ तभी आ सकती है जो वो पॉइंट P कहां से कोइंसाइड कर जाए, वर्टेक्स के साथ कोइंसाइड कर जाए। अगर फोकल डिस्टेंस a है तो ऐसे हमेशा 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ग्रेटर देन a है। अगर मान लीजिए हमने कहा लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ है 4 और हम 5 के डिस्टेंस पर पॉइंट ढूंढ रहे हैं पैराबोला के ऊपर, तो ऐसे एक नहीं 2 पॉइंट्स होंगे। क्यों? एक पॉइंट ऊपर वाली ब्रांच में होगा, एक पॉइंट नीचे वाली ब्रांच में होगा। चाहे पैराबोला हॉरिजॉन्टल हो, चाहे पैराबोला वर्टिकल भी क्यों ना हो। अगर पैराबोला वर्टिकल है तब भी ऐसे हमेशा 2 पॉइंट मिलेंगे। सो फॉर अ गिवन फोकल डिस्टेंस विच इज ग्रेटर देन a, you will always have 2 points. You will always have 2 points on the parabola which are at equal distances. ये s, तो ऐसे 2 पॉइंट मिलेंगे, s p और एक ही मिलेगा p डैश।
तो ऐसे 2 पॉइंट्स मिलेंगे जो एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली लोकेटेड होंगे। और अगर फोकल डिस्टेंस ए से कम है, तो आपको पता है मिनिमम फोकल डिस्टेंस तो ए ही होता है, तो अगर कोई कहे किसी पॉइंट का फोकल डिस्टेंस ए से कम है, ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y एक पैराबोला है, तो अगर मैं कहूं फोकल डिस्टेंस 3 पर कितने पॉइंट्स होंगे? हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि अगर फोकल डिस्टेंस 3 है तो कितने पॉइंट्स होंगे जिनका फोकल डिस्टेंस 3 होगा। और अगर मैं कहूं कि अगर फोकल डिस्टेंस हम कर दें, फोकल डिस्टेंस कर दें 2, फोकल डिस्टेंस कर दें 2, तो ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जो 2 के फोकल डिस्टेंस पर होंगे, और ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे जिनका फोकल डिस्टेंस 1 होगा? फोकल डिस्टेंस 1 होगा, फोकल डिस्टेंस 1 होगा। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे? तो यह आप जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ पैराबोला से पहले एक और चीज बता दूं, पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स, है ना, पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स, पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स, पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स। यानी अगर पैराबोला का वर्टेक्स शिफ्टेड है, पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स, so if the parabola has a shifted vertex, then its equation will be of this form: y minus beta का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। इस केस में यह पैराबोला का जो वर्टेक्स है वह होता है अल्फा कॉमा बीटा पर। इसी तरीके से x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a into y minus beta. This parabola has vertex at again alpha comma beta. ये पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स। अब जेई में ज्यादा सवाल इसी शिफ्टेड पैराबोला ओरिएंटेड आएंगे, जहां पर आपको शिफ्टेड वर्टेक्स के साथ आपको उसका फोकस, डायरेक्ट्रिक्स वगैरह सब फाइंड करना होगा। तो इसलिए क्लास में आपने देखा है, आप जहां भी पढ़ रहे होंगे आपके टीचर ने बहुत सारे सवाल इसके ऊपर कराए होंगे, तो जरूर जाकर ऐसा 1-2 प्रॉब्लम जरूर करके देखिएगा। ठीक है, यहां पर पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो शिफ्टेड हो जाएगा, जैसे कि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ये y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस अल्फा। वो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, यानी पैराबोला अभी भी हॉरिजॉन्टल बनेगा, बस उसका वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। वो वर्टेक्स कहां शिफ्ट हो जाएगा? दैट वर्टेक्स विल शिफ्ट टू, अरे यार हाँ जरा अच्छे से बनाते हैं, ये द वर्टेक्स विल शिफ्ट टू अल्फा कॉमा बीटा, द वर्टेक्स विल शिफ्ट टू अल्फा कॉमा बीटा, यहां शिफ्ट हो जाएगा वर्टेक्स, है ना। और ये पैराबोला क्या बनेगा? y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a एक्स माइनस अल्फा। यानी ये पैराबोला है किस फॉर्म का? y स्क्वायर इक्वल टू 4x फॉर्म का ही है। और अगर मैं इस पैराबोला की बात करूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू वाई माइनस बीटा, दैट पैराबोला विल बी, वो पैराबोला जो बनेगा वो पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग बन जाएगा, वो पैराबोला अपवर्ड ओपनिंग बन जाएगा। हेल्प विद दिस, ये बन जाएगा अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला। ये पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, और ये पैराबोला की इक्वेशन होगी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, 4a y माइनस बीटा, दैट इज द इक्वेशन ऑफ दिस। अगर मैं यहां पर माइनस लगा देता हूं तो ये पैराबोला इधर की बजाय इधर बन जाएगा। अगर मैं यहां माइनस लगा देता हूं तो देन इट विल बी अ डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। यानी कि अगर हम यहां पर y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a एक्स माइनस बीटा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4a एक्स माइनस अल्फा लिखें, देन इन दिस केस द पैराबोला विल बी अ लेफ्टवर्ड ओपनिंग पैराबोला।
वो पैराबोला कहाँ खुलेगा? लेफ्ट साइड पे खुल जाएगा, लेफ्ट साइड पर विल बी दिस। और इसी तरीके से अगर x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा, देन दिस पैराबोला वुड बी लाइक दिस। ये पैराबोला कहीं भी बन सकता है, जरूरी नहीं है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बने। आप में से कई बच्चे सोचते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनेगा, कहीं भी बन सकता है डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन ऑफ अल्फा बीटा। अभी तो मैंने अल्फा बीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाया लेके, ठीक है। और ये बन जाएगा ऐसे डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला, और ये हो जाएगा अल्फा कामा बीटा। यहां हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको एज अ क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा हूं। y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 2। इसमें आपको सब कुछ फाइंड करना है, फाइंड एवरीथिंग, यानी आपको इसमें फाइंड फोकस, फाइंड एवरीथिंग ऑफ पैराबोला। आपको इसमें मुझे सब कुछ बताना है, इसका फोकस कहाँ है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स कहाँ है, और इसको कैसे करते हैं, ये आप सब लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लासेस में। तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे इसका भी जवाब दीजिएगा। इसी बहाने आपका पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, जिसके ऊपर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स एग्जाम में आने वाले हैं। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो यहां पर हम जो कॉर्ड की बात कर रहे हैं, यहां पर हम जो कॉर्ड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, दैट इज द पैराबोला दैट वी आर टॉकिंग ऑफ। So this is the parabola and we're talking of equation of chord of this parabola। मान लीजिए इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और यह जो पॉइंट है ये है PT1, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स हैं AT1 स्क्वायर और 2AT1, और ये पॉइंट है QT2। तो इक्वेशन ऑफ PQ, जो PQ की इक्वेशन होती है दैट इज 2x माइनस T1 प्लस T2 इंटू y और प्लस 2a T1 T2 is equal to 0. That is the equation of the chord joining 2 points on the parabola y square equal to 4ax। y square equal to 4ax पैराबोला पर 2 पॉइंट को जोड़ने वाली कॉर्ड की इक्वेशन यह होती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि P और Q को जोड़ने वाली लाइन या कॉर्ड का जो स्लोप होता है वो होता है 2/T1 प्लस T2, 2/T1 प्लस T2। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। दूसरा, इफ कॉर्ड if PQ passes C, 0, अगर PQ C, 0 से जाती है then T1 T2 is equal to माइनस C by A। तो T1 T2 का प्रोडक्ट जो होता है वो माइनस C by A हो जाता है। अगर ये जो कॉर्ड है ये कहां से पास करती है, यह पास करती है C, 0 से ऑन द एक्सिस। तो यानी कि अगर यह है एक्सिस और यह पॉइंट है C, जहां से कॉर्ड पास कर रही है C, 0, यह पॉइंट है। ध्यान रखिए फोकस नहीं है, ये C, 0 पॉइंट है। और अगर कॉर्ड पास करती है कहां से, इफ द कॉर्ड पासेस, इफ PQ passes फोकस, दैट इज PQ क्या हो, फोकल कॉर्ड, दैट इज PQ इज अ फोकल कॉर्ड। अगर PQ एक फोकल कॉर्ड है तो उस केस में फोकल कॉर्ड, तो T1 T2 की वैल्यू होती है -1। तो रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द कॉर्ड ऑफ पैराबोला। एक चीज और बता दूं, हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ। मान लो हार्मोनिक मीन ऑफ फोकल कॉर्ड, हार्मोनिक मीन of SP and SQ is the semi LR। यहां बात की गई है हार्मोनिक मीन ऑफ SP एंड SQ फॉर अ फोकल कॉर्ड PQ, फॉर अ फोकल कॉर्ड PQ, फॉर अ फोकल कॉर्ड PQ।
इज द सेमी एल आर। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपके पास से दिस इज द पैराबोला एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला, और यह है हमारे पास में इसका एक फोकल कॉर्ड है, ये फोकल कॉर्ड है, ये पॉइंट है एस, ये पॉइंट है पी, और ये पॉइंट है क्यू, यह पॉइंट है क्यू। तो इसके जो एस पी और एस क्यू का हार्मोनिक मीन होगा 2sp, या यूं कहूं कि 1/SP प्लस ये 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 2 सेमी LR, यानी आधा LR, आधे LR के बराबर होगा। सो रिमेंबर दिस। तो अगर कोई फोकल कॉर्ड है जो फोकस से होकर जाती है, जिसके लिए T1 T2 -1 है, उसके लिए हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ दिस फोकल कॉर्ड SP और SQ, इनका जो हार्मोनिक मीन होगा वो होगा सेमी LR के बराबर। और हार्मोनिक मीन आई होप यू अंडरस्टैंड, 1/SP प्लस 1/SQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2 सेमी LR। फिर ध्यान रखिएगा एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो लेटस रेक्टम है, ये सबसे छोटी फोकल कॉर्ड होती है। लेटस रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, LR इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, सबसे छोटी फोकल कॉर्ड होती है, उससे छोटी फोकल कॉर्ड संभव ही नहीं है। ठीक है, इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें और यहां हम एक एक करके आपके सामने रख देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ on y square equal to 4ax, where P तो क्या है, P तो है AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, एंड Q जो है वो है, एंड Q इज AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2 इज AT1 माइनस T2, यानी जो PQ का लेंथ होगा वो होगा T1 माइनस T2 का होल स्क्वायर। और अगर आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, A टाइम्स T1 प्लस 1/T1 का होल स्क्वायर। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो AT2 प्लस 1/T2 का होल स्क्वायर। दैट इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। ये लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हो जाएगा। सो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड on the parabola y square equal to 4ax is given as this. This is the length of focal chord. So this is the length of focal chord. ये length of focal chord होगा, याद रखिएगा। This is the length of focal chord. और अगर focal chord एक्सिस के साथ, तो यहां तो ये हो गया लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो रिजल्ट 1, लेंथ, लेटस रेक्टम इज द शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। ध्यान रखिएगा सबसे छोटी फोकल कॉर्ड जो होती है वो क्या होती है, लेटस रेक्टम। दूसरा, अगर फोकल कॉर्ड में हमें एक्सिस के साथ का एंगल पता है, यानी कि अगर कोई फोकल कॉर्ड एक्सिस के साथ, अगर आपको उसके एंड पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स पता है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन अगर आपको पता है कि ये फोकल कॉर्ड इसके साथ अल्फा एंगल बनाती है, तो उसका लेंथ जो होता है वो होता है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा। So if the focal chord makes an angle alpha with the axis of parabola, then in that case the length is basically LR into cosec square alpha. ये एक तरीके से क्या है, length of latus rectum into cosec square alpha. So this is valid for every parabola, यानी चाहे पैराबोला हॉरिजॉन्टल हो चाहे पैराबोला वर्टिकल हो, उस केस में भी मान लीजिए ये पैराबोला है, ये पैराबोला का एक्सिस और ये पैराबोला, और यहां पर यह है उसकी फोकल कॉर्ड है, एंड इट मेक्स एन एंगल से अल्फा विद द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये फोकस है। तो इस केस में भी जो ये फोकल कॉर्ड है PQ, इसका जो लेंथ होगा वो यही होगा 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, यानी लेटस रेक्टम का लेंथ इनटू लेटस रेक्टम का लेंथ इनटू कोसेक स्क्वायर अल्फा, जो ये एंगल बनाएगी। ठीक है, तो ये हर पैराबोला के लिए वैलिड है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद
मेरे ख्याल से सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ क्लियर हो गए हैं, और यह वाला पॉइंट भी बहुत जगह काम आता है, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट भी। पैराबोला में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। दे कैन बी वेरी हेल्पफुल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट। फिर बात करते हैं टेंजेंट टू पैराबोला की। अगर मैं टेंजेंट टू पैराबोला की बात करता हूं तो पैराबोला में तीन तरह की टेंजेंट हम बना सकते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट x1 y1 ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, या फिर पैरामेट्रिक फॉर्म इस पॉइंट पर at स्क्वायर 2at पर, और तीसरी है स्लोप फॉर्म, यानी टेंजेंट ऑफ स्लोप m। तो पैराबोला पर अगर टेंजेंट कार्टेशियन फॉर्म में लिखनी है एट x1 y1 ऑन इट, तो किसी भी पैराबोला पे लिखने के लिए वही तरीका, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1। ध्यान रखिएगा यहां पॉइंट पैराबोला पर स्थित है, द पॉइंट लाइज ऑन द पैराबोला। यहां पर वह पॉइंट का पैराबोला पर होना जरूरी है, पैराबोला पर होना जरूरी है इस पॉइंट का। तो दिस इज द टेंजेंट। टेंजेंट वाला पोर्शन अब जेई मेंस के सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये जेई एडवांस के सिलेबस में है, px1 y1। so that is the equation of tangent to the parabola y square equal to 4x। यानी कल को अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay भी आ जाए तब भी आप वही तरीका जो सर्कल में था, y स्क्वायर की जगह y y1, x स्क्वायर की जगह x x1, और 2x की जगह x प्लस x1, और 2y की जगह y प्लस y1 लिखकर टेंजेंट लिख सकते हैं पैरामेट्रिक कार्टेशियन फॉर्म में। अगर बात करें पैरामेट्रिक फॉर्म की एट at स्क्वायर 2at, तो इस पर जो टेंजेंट होती है वो होती है tx प्लस वाई। tx प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर जो टेंजेंट आएगी बस आपको करना क्या पड़ेगा, हाँ यहां पर आपको करना क्या पड़ेगा, यू विल हैव टू जस्ट रिप्लेस, यहां x1 की जगह क्या रख दोगे, यहां x1 की जगह रख दोगे at स्क्वायर, है ना at स्क्वायर, और यहां क्या रख दोगे 2at, यहां रख दोगे 2at, यहां रख दोगे 2at। तो क्या आ जाएगा, हाँ मुझे बताओ जल्दी से क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और इस केस में ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट क्या होगा पैराबोला के ऊपर, वह पॉइंट होगा at स्क्वायर 2at ऑन द पैराबोला। ये वाला पॉइंट है P एंड दिस इज at स्क्वायर 2at। इस पॉइंट पर बनी हुई टेंजेंट की इक्वेशन ये हो जाएगी। ध्यान ये रखना चाहिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट PT on y square equal to 4ax is 1 by t। तो t पॉइंट पर बनी हुई टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो है 1 by t होता है, इट इज 1 by t, दैट इज द पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ टेंजेंट। फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पैराबोला एट t1 एंड t2। तो ध्यान रखिए अगर आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और इसके ऊपर आपने दो पॉइंट्स थे pt1 और qt2, इन दोनों पॉइंट्स पर बनी हुई टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा at1 t2 and at1 plus t2, that will be the point of intersection of the tangents drawn at pt1 and qt2। यानी ये वाला जो पॉइंट है pt1 है, pt1 का मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स हैं at1 का स्क्वायर 2at1, और ये पॉइंट है qt2। तो इस पॉइंट p के, इस पॉइंट t के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे at1 t2 एंड at1 प्लस t2। इसको हम याद कर सकते हैं गोवा से, यानी x कोऑर्डिनेट्स का तो ज्योमेट्रिक मीन और y कोऑर्डिनेट्स का अर्थमेटिक मीन होगा, है ना, क्योंकि आप p के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, p के कोऑर्डिनेट्स हैं at1 स्क्वायर 2at1, और q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं at2 स्क्वायर 2at2। तो आप इन दोनों का तो ज्योमेट्रिक मीन ले लो और इन दोनों का अर्थमेटिक मीन ले लोगे, तो therefore then you will get the value of दिस t, इसके कोऑर्डिनेट्स के मिल जाएंगे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, बहुत ज्यादा काम आते हैं, याद रखिएगा।
फिर अगर पैराबोला सर हॉरिजॉन्टल ना देकर वर्टिकल दे दिया जाए तो टेंजेंट कैसे लिखेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में? तो यहाँ ये टेबल है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसमें टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, इस पर टी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। बस इसमें करना क्या है, कैसे याद रखना है, टी की जगह माइनस टी, ए की जगह यहां पर एक्स की जगह माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में एक्स और वाई का रोल इंटरचेंज हो गया, तो देखो y की जगह एक्स की जगह y, तो यानी ये कैसे मिलेगी, ये x की जगह y और y की जगह x चेंज करके आपको टेंजेंट मिल जाएगी। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, यहां पर इस इक्वेशन के में आप बस y की जगह पर माइनस y कर देंगे, तो यू विल गेट द इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नेक्स्ट कम्स द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो मान लो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये लाइन टेंजेंट है इस पैराबोला पर, तो ये लाइन टेंजेंट कब बनेगी, उसके लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होगी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो है c इज इक्वल टू a बाय m। तो c अगर a बाय m के बराबर है तो यह है लाइन टेंजेंट हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पर टेंजेंट ऑफ स्लोप m, टेंजेंट ऑफ स्लोप m वह होती है y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप m टू द पैराबोला। तो उसका जो c y इंटरसेप्ट है वो a बाय m होना चाहिए। m डेफिनेटली नॉन जीरो नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। और यहां पर सर्कल के केस में हमने देखा था m स्लोप की दो टेंजेंट आई थी, यहां m स्लोप की सिर्फ एक ही टेंजेंट है। इसका मतलब पैराबोला पर कभी भी दो पैरेलल टेंजेंट्स नहीं बनाई जा सकती, बिकॉज एक स्लोप की सिर्फ एक ही टेंजेंट है। एंड यू कैन मेक अ टेंजेंट ऑफ एनी नॉन जीरो स्लोप टू अ पैराबोला। यानी कल को कोई कहे 10 स्लोप की टेंजेंट बनाओ, बन सकती है। कोई बोले -100 स्लोप की बनाओ, बन सकती है। कोई बोले -√3 स्लोप की बनाओ, बन सकती है। सो यू कैन ड्रॉ अ टेंजेंट ऑफ एवरी नॉन जीरो स्लोप टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और इसका जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। यानी ये टेंजेंट जो स्लोप m की बनेगी, ये टेंजेंट है स्लोप m की, और इसे कहां टच करेगी, a बाय m स्क्वायर कॉमा 2a बाय m पॉइंट पर टच करेगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ दिस टेंजेंट। यहां स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट, अगर पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हो गई। y स्क्वायर इक्वल टू -4ax हो तो इसमें बस a की जगह -a कर देते हैं, a की जगह -a, रिप्लेस a बाय -a एंड एवरीथिंग वुड बी फॉल इन लाइन। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में, इसमें आप यहां से डायरेक्ट नहीं कर सकते। इसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है स्लोप m की y इक्वल टू mx माइनस am स्क्वायर, और यहां से इधर, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देख लें 2am कॉमा am स्क्वायर, 2am कॉमा am स्क्वायर, और इसमें आप क्या करेंगे, a की जगह -a कर देंगे, -a कर देंगे। तो दिस इज टेंजेंट ऑफ स्लोप m टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। या फिर आप यह भी कर सकते हैं कि आप इसमें इस वाली टेंजेंट में इंटरचेंज कर लो x और y को, तो x इज इक्वल टू my प्लस a बाय m। लेकिन अब वो जो लाइन होगी वो टेंजेंट तो होगी इस पैराबोला पर, लेकिन उसका स्लोप m नहीं होगा, बल्कि उसका स्लोप 1/m हो जाएगा। तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा अच्छा होगा अगर आप ऐसे याद रख लें, तो इट वुड बी बेटर, इट वोंट वेस्ट योर टाइम। लेंथ ऑफ कॉर्ड इंटरसेप्टेड बाय द लाइन, मान लीजिए हमारे पास ये लाइन है y इक्वल टू mx प्लस c। ये लाइन इस पैराबोला पर कितना कॉर्ड कट करती है, यानी यह है जो लेंथ है PQ, इसका जो लेंथ होता है PQ वो इट इज गिवन बाय, ये लेंथ अगर L है देन रिमेंबर दिस 4/m स्क्वायर a इंटू 1 प्लस m स्क्वायर a माइनस cm का रूट। मैं जानता हूं ये याद रखना मुश्किल है, अगर आप याद रख सके तो रखें, भूलना चाहते हैं तो भूल जाइए, ठीक है। हाँ, भूलना चाहते तो भूल जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बता रहा हूं ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा लास्ट वाला पॉइंट। वो वाला पॉइंट भी चाहो तो भूल सकते हो, लेकिन ये पॉइंट, इसका यूज क्वेश्चंस में हो सकता है। यहां क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए हमने P से दो टेंजेंट्स बनाई पैराबोला पर, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से पैराबोला में कितनी टेंजेंट बन सकती हैं, दो टेंजेंट बन सकती हैं। तो हमने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स बनाई हैं पैराबोला के ऊपर,
और यह हो गई उसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां उसने पैराबोला को टच किया, उन दोनों पॉइंट्स को अगर हमने जोड़ दिया तो यह हो गई कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है PAB, इस ट्राइंगल का एरिया होता है उस पॉइंट को उठाकर, उस पॉइंट को उठाकर कहां डाल दो, उस पॉइंट को उठाकर इक्वेशन ऑफ पैराबोला में पुट कर दो, और पैराबोला में पुट करके पावर 3/2 अपॉन 2a अपॉन सेमी LR, 2 उस पॉइंट को उठाकर पैराबोला में पुट कर दो और पावर कितनी लगा दो 3/2, और नीचे क्या कर दो सेमी LR से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ, देन यू विल गेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल PAB। ठीक है, एंड दिस इज वैलिड फॉर ऑल पैराबोलास। ठीक है, हाँ, x² = 4ay के लिए भी वैलिड हो जाएगा। और लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसकी जो लेंथ होगी इट इज गिवन बाय दिस y12 + 4a² y12 - 4ax1 अपॉन a। याद रख सको तो रखना, ठीक है, वैसे याद नहीं रहेगा कोई बात नहीं, बस ये याद रखना। अब बात करते हैं एक नॉर्मल टू पैराबोला की। अगर नॉर्मल टू पैराबोला पर चर्चा की जाए, इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल टू पैराबोला, तो नॉर्मल टू पैराबोला भी 3 प्रकार की है, कार्टेशियन फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और स्लोप फॉर्म। यहां पर जो पॉइंट है वह पॉइंट है AT², 280, इस पॉइंट पर बनी हुई नॉर्मल। आप जानते हैं नॉर्मल क्या होती है, नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ नॉर्मल, सबसे पहले कार्टेशियन फॉर्म ऑफ नॉर्मल जो होती है वो ज्यादा काम की नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए y - y1 is equal to -y1 upon 2a into x minus x1. This is the equation of normal to the parabola at point P, x1 y1 on it, x1 y1 on it, y² = 4ax के केस में। डेरिवेटिव करके भी आप निकाल सकते हैं टेंजेंट नॉर्मल का यूज करके, क्योंकि आप जानते हैं कि dy/dx से क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप। तो उसका -1 अपॉन कर देंगे तो किसका स्लोप मिल जाएगा, we'll get the equation of, we get the slope of normal in that case। तो नॉर्मल का स्लोप हमें मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट, और ये लाइन हो गई नॉर्मल। ये है पॉइंट P, पॉइंट P is x1 y1 and that is the equation of normal, this is the normal। तो ये हो गई नॉर्मल। अब ये नॉर्मल किसी पॉइंट x1 y1 पर, लेकिन हमारे लिए ज्यादा काम की होती है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल। पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ नॉर्मल यानी कि अब हमारे पास पैराबोला यह है y² = 4ax, और जो हमारे पास नॉर्मल है ये तो हो गई टेंजेंट, और जो नॉर्मल है द नॉर्मल वुड बी दिस, दिस इज द नॉर्मल। और ये पॉइंट है P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, AT², 280। इट इज TY, TX plus Y is equal to 280 plus 80 cube, 280 plus 80 cube। That is the equation of normal to the parabola at a point P। कौन सा पैराबोला, ध्यान रखिएगा, y² = 4ax। अगर कल को पैराबोला आ जाए x², y² = -4ax, तो उस केस में P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -AT² 280, और जो नॉर्मल की इक्वेशन होगी इस केस में, नॉर्मल इस वाले पैराबोला पे नॉर्मल की जो इक्वेशन होगी वो हो जाएगी -TX plus y is equal to 280 plus 80 cube। That is the equation of the normal to the parabola y² = -4ax। यानी बस इसमें भी वही करना है, x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह -x हो जाएगा। तो ये हुआ, यानी कि यहां पर भी आप समझ सकते हैं कि x और y में बस x की जगह -x हो जाएगा। कल को अगर पैराबोला जाए x² = 4ay, तो जैसा टेंजेंट में किया था वैसा यहां कर देंगे, फिर से क्या कर देंगे, x और y को इंटरचेंज। तो इस केस में मान लो मेरे पास पॉइंट है 280, 80²। तो इस केस में जो नॉर्मल होगी P पर, दैट विल बी गिवन एज, यहां था TX plus y, तो यहां हो जाएगा TY plus x।
इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। और अगर पैराबोला हो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो इस केस में पॉइंट होगा, इस केस में पॉइंट होगा, द पॉइंट इन दिस केस विल बी 280 एंड -80 स्क्वायर। और इसमें नॉर्मल एट पी जो होगी वो होगी टी वाई माइनस टी वाई, बस y की जगह माइनस वाई हो जाएगा, माइनस टी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब। दैट इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो यहां मैंने आपको तीनों पैराबोलास के लिए नॉर्मल बता दी पैरामेट्रिक फॉर्म में, कि कल को किसी भी तरह का पैराबोला जेई एडवांस में पूछ लिया जाए, क्योंकि अब मेंस में तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भी बीच बीच में हुआ है कि जेई मेंस ने कुछ ऐसे टॉपिक्स से जो बीच में हटे हैं उनसे भी प्रॉब्लम पूछ लिए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो यू शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। ये हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं। मान लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल एट T1 एंड T2, आपने दो नॉर्मल बनाई T1 और T2 पर, वो दोनों नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वह हो जाएगा T1 स्क्वायर, छोटे से कोऑर्डिनेट्स हैं लेकिन याद तो करने पड़ेंगे यार, है ना, याद तो आपको करने पड़ेंगे। वो क्या है, T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T1 T2 प्लस 2 और माइनस T1 T2 इंटू T1 प्लस T2। जिस तरह से टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था एट T1 एंड T2 गोवा से मिलता था T1 T2 कॉमा T1 प्लस T2, इसी तरह से नॉर्मल्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये छोटे से कोऑर्डिनेट्स है। फिर अगर T1 पर बनी हुई नॉर्मल, भाई ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर T1 पर बनी हुई नॉर्मल वापस पैराबोला को जाकर मिलती है T2 पॉइंट पर, इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट T1 मीट्स द पैराबोला अगेन एट T2, ये सब का सब, ये वाला जो पॉइंट है ये सब y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला के लिए लिखा जा रहा है ना। अगर T1 पॉइंट पर बनी हुई जो नॉर्मल है वो जाकर पैराबोला को दोबारा से मिल जाती है T2 पर, देन T2 इज माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1, ये याद रखिएगा। तो T2 और T1 में क्या रिश्ता होता है, T2 और T1 में रिश्ता होता है कि T2 की वैल्यू माइनस T1 माइनस 2 अपॉन T1 होती है। तो ये PT1 और यह पॉइंट है QT2। तो T1 और T2 में क्या रिश्ता है, T1 और T2 में जो रिश्ता है वो यह है, ये एंगल कितना है, सो दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री है, ये नॉर्मल हो गई। इफ द नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द पॉइंट्स T1 एंड T2 इंटरसेक्ट अगेन एट अ पॉइंट T3, मान लो T1 T2 पर बनी हुई नॉर्मल्स दोबारा से पैराबोला पर T3 पॉइंट पर मिलती हैं, तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। T1 T2 T3 का सम 0 होता है, T1 T2 0 होता है, और T1 T2 को जोड़ने वाली जो कॉर्ड होती है वो -2a,0 से जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे कि आपने दो नॉर्मल्स बनाई पैराबोला पर और वह दोनों नॉर्मल्स इंटरसेक्ट तो करी, लेकिन वो इंटरसेक्ट कहां कर गई, दे इंटरसेक्टेड एट द पैराबोला ऑन द पैराबोला इटसेल्फ, दे इंटरसेक्टेड ऑन द पैराबोला, यानी वो दोनों इंटरसेक्ट कर गई पैराबोला पर ही, दे इंटरसेक्टेड ऑन द पैराबोला इटसेल्फ। जैसे कि यहां एग्जाम्पल के तौर पर ये, एंड सपोज हियर you have drawn, these are the two normals to the parabola which intersect, ये P पॉइंट है मान लीजिए, ये पॉइंट है Q, ये पॉइंट है PT1 और वो वाला पॉइंट है QT2, PT1 और QT2। तो PT1 और QT2 इन दोनों पॉइंट्स पर बनी हुई नॉर्मल्स जो हैं वो कहाँ मिल रही हैं, दे मीट ऑन द पैराबोला एट R से T3। तो इन तीनों का सम T1 T2 T3 का सम कितना होगा, 0 होगा, और T1 T2 की वैल्यू -1 होगी, और P और Q को जोड़ने वाली जो कॉर्ड होगी वो -2a,0 से पास करेगी, इट विल पास थ्रू -2a,0। तो ये चीज याद रखिएगा। फिर स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, बस t की जगह -m रख दीजिए पैरामीट्रिक फॉर्म में और इक्वेशन आ जाती है y इक्वल टू mx माइनस 2m माइनस am क्यूब। यानी कि अगर कोई भी लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज नॉर्मल,
टू वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। कब? अगर उसका जो c है वो उसकी वैल्यू हो -2am माइनस am क्यूब। दिस इज द कंडीशन फॉर नॉर्मेलिटी। यानी कि अगर कोई लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो लाइन इस पैराबोला पर नॉर्मल होगी ऑफ स्लोप m। अगर पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की जगह पर क्या आ जाए, यहां ध्यान रखिएगा, ये सबका सब जो चर्चा है ये किसके बारे में? फॉर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगर -4ax वाला पैराबोला आ जाए, -4ax वाला पैराबोला, तो बस a की जगह -a कर दीजिए, है ना। क्या कर देंगे? a की जगह -a कर देंगे, तो इट विल बी -4ax। a की जगह -a कर देंगे तो -4ax हो जाएगा ये। इट विल बी -4ax एंड द पॉइंट विल बी a स्क्वायर कॉमा, जो इसका जहां ये बनेगी वह होगा a स्क्वायर कॉमा 2am -am स्क्वायर कॉमा 2am एंड द इक्वेशन विल बी प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? इट विल बी प्लस 2am प्लस am क्यूब। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में क्या होगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में क्या होगा? x और y यहां पर एक्स स्क्वायर, इट इज y इक्वल टू mx प्लस 2a प्लस a बाय m स्क्वायर। और जो हमारे पास यहां इस केस में जो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा जहां ये बनेगी, ड्रॉन एट 2a बाय m कॉमा a बाय m स्क्वायर। इसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay में इट इज 2a बाय m स्क्वायर कॉमा -a बाय m स्क्वायर एंड दिस इज द कंडीशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन डिफरेंट फॉर्म्स इन स्लोप फॉर्म टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पैराबोला। एक बार अच्छे से देख लें, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब सवाल उठता है, सर अगर कल को शिफ्टेड पैराबोला आ जाए, है ना, शिफ्टेड पैराबोला आ जाए तो उस पर नॉर्मल क्या कैसे बनाएंगे या उस पर टेंजेंट कैसे लिखेंगे? तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। कल को मान लो अगर पैराबोला आ जाए y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस इतना करना है, x की जगह x माइनस अल्फा रख दीजिएगा, y की जगह y माइनस बीटा, क्योंकि y की जगह बस अब y माइनस बीटा, x की जगह x माइनस अल्फा। सब इक्वेशन में ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू या एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, मान लो ऐसा लिखा है x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4a y माइनस बीटा। तो इस केस में जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ स्लोप m लिखेंगे तो वो हो जाएगी y माइनस बीटा m टाइम्स x माइनस अल्फा, m टाइम्स x माइनस अल्फा, बाकी सब सेम टू सेम। तो उसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए, चाहे पैराबोला विद शिफ्टेड वर्टेक्स हो, चाहे पैराबोला किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, सब पर हम टेंजेंट और नॉर्मल लिख सकते हैं। अगर शिफ्टेड भी आ जाए तो सिर्फ इतना करना है, x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा करना होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अभी लिखकर बताइए कि जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक पैराबोला रिप्रेजेंट कब करती है ना, पैराबोला रिप्रेजेंट कब करती है, उसकी कंडीशन क्या होगी, और उस कंडीशन को ओबे करने वाली जो जनरल इक्वेशन होगी उसमें जो होमोजीनियस टर्म्स हैं ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, उनका वो कुछ एक स्पेशल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। वो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे अभी लिखकर बताइएगा। देखते हैं कितने लोगों को यह बात याद है या पता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नॉर्मल के, मान लीजिए हमने नॉर्मल बनाया किसी a स्क्वायर कॉमा 2at पर, ठीक है। 6 पॉइंट्स हैं यहां पर। सबसे पहला, हद से हद किसी पॉइंट से आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल बना सकते हैं। किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स टू पैराबोला दैट कैन बी ड्रॉन आर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन टू द पैराबोला आर 3 इन नंबर। सो एट मोस्ट 3 नॉर्मल्स and minimum 1 normal can be drawn. Algebraic sum of the slopes of the 3 concurrent normals is 0. यानी कि अगर आपने पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए चल रही है सारी बातें, अगर आपने पैराबोला बनाया, पैराबोला पर 3 नॉर्मल बनाई और दे हैपन टू पास थ्रू 1 पॉइंट h कॉमा k, यानी ये तीनों की तीनों नॉर्मल क्या है, या यूं कह लो h कॉमा k से हमने नॉर्मल बनाई। कितनी नॉर्मल बनी? 3 नॉर्मल बनी, मैक्सिमम नॉर्मल्स बनी। मैक्सिमम कितनी बन सकती है? 3, और मिनिमम कितनी? 1। तो मैक्सिमम नॉर्मल्स बनी 3 हमारे पास इस पॉइंट P से,
और ये जो तीनों नॉर्मल्स बनी है ना, ये तीनों नॉर्मल्स बनी है, मान लीजिए इनके स्लोप्स हैं, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, इसका स्लोप है m3, तो इनके तीनों के स्लोप्स का सम 0 होगा, यानी कि m1 प्लस m2 प्लस m3 विल बी इक्वल टू 0, दैट बी इक्वल टू 0। फिर ये जो 3 पॉइंट्स हैं जहां से बनी हुई टेंजेंट्स, जहां पर बनी हुई नॉर्मल, जहां पर बनी हुई नॉर्मल एक ही पॉइंट से गुजरती हैं, ऐसे पॉइंट्स को कोनॉर्मल पॉइंट्स बोलते हैं। तो एनी 3 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला, द नॉर्मल्स एट विच drawn are concurrent or pass through the same point, such 3 points are called as conormal points। और इन कोनॉर्मल पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का सम 0 होगा, y कोऑर्डिनेट्स का सम 0 होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर लिखकर बताइएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay पैराबोला में अगर पॉइंट P से हम 3 नॉर्मल्स बनाएं, तो उन 3 नॉर्मल्स के जो फुट हैं, यानी जहां वो 3 नॉर्मल्स मिलती हैं A, B और C पर, ऐसा ही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में किया जाए तो वहां पर किसका सम 0 होगा? यहां पर ऑर्डिनेट्स का सम 0 है, y कोऑर्डिनेट्स का सम 0 है, वहां पर किसका सम 0 होगा ये बताइएगा। फिर लास्ट पॉइंट, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। यानी कि अगर ये है तीनों पॉइंट्स को लेकर हम एक ट्रायंगल बना लें, इफ वी ड्रॉ अ ट्रायंगल टेकिंग दीज 3 पॉइंट्स, 3 कोनॉर्मल पॉइंट्स, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है वह हमेशा उसका सेंट्रॉइड हमेशा एक्सिस पर लाई करेगा, यहां हमेशा एक्सिस पर लाई करेगा। जेईई मेंस में एक सवाल कभी आया था, उसके बारे में बता दूं, अगर पॉइंट पी एच कॉमा के से 3 नॉर्मल्स बन सकते हैं, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बन सकती हैं, 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स बन सकती हैं, रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स, तो एच की वैल्यू हमेशा 2a से ज्यादा होगी। यह है इफ 3 real and distinct normals and distinct normals to y square equal to 4ax from p h comma k exist बनाई जा सकती हैं, तब उस केस में h की वैल्यू हमेशा 2a से बड़ी होती है। ये याद रखिएगा, ये पॉइंट भी, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर मेरे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और फॉर दैट मैटर कोई भी पैराबोला हो, तो अगर मैंने यहां से टेंजेंट्स बनाई है, इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जोड़ने वाली जो कॉर्ड होगी वह कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहलाएगी। और इसकी इक्वेशन बिल्कुल वैसे ही लिखते हैं जैसे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, यानी इसकी इक्वेशन वैसी लिखी जाएगी, y1 इज इक्वल टू 2a x प्लस x1, दैट विल बी द इक्वेशन ऑफ ए बी। बिल्कुल टेंजेंट जैसे इक्वेशन लिखते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की। मैंने आपको जब सर्कल हमने माइंड मैप पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है। कहां पर? सर्कल में, पैराबोला में, इलिप्स में और हाइपरबोला में। वहां भी हमने जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन थी t बराबर 0 ही थी, यानी बिल्कुल वैसे लिखो जैसे कि टेंजेंट लिखते हैं। ये हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। फिर आता है पेयर ऑफ टेंजेंट्स, यानी कि अगर मैं पैराबोला पर, तो ध्यान रखिए जो पीछे लिखा है हमने, यहां जो हमने लिखा हुआ है, यहां जो हमने ये लिखा हुआ है, ये हर किसी पैराबोला के लिए वैलिड है। ये तो किसके लिए हो गया? y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला के लिए। अगर कल को x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के लिए आ जाए, तो उस केस में भी आप जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे सर? वो हो जाएगी x(x1) is equal to 2a y plus y1. That will be the equation of chord of contact for this parabola. Pair of tangents की अगर बात की जाए, अगर आपने 2 टेंजेंट्स बनाए पैराबोला के ऊपर, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फ्रॉम द पॉइंट p x1 y1, तो इनकी जो जॉइंट इक्वेशन होगी है ना, pa और pb की, दिस पॉइंट इज a and this point is B, and you want the joint equation of PA and PB. So joint equation of PA PB, joint equation PA and PB will be SS1 equal to T square. बिल्कुल यह है सर्कल में था, S का मतलब है इक्वेशन ऑफ कर्व,
वाई स्क्वायर इक्वल -4ax, ये एस है। S1 का मतलब वो पॉइंट को इक्वेशन में डाल दो, और t जो एक्सप्रेशन है वो टेंजेंट वाला एक्सप्रेशन है, -2ax प्लस x1। So that is the equation of pair of tangents drawn from the point P, x1, y1. फिर अगर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, आपको याद होगा सर्कल में भी कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट की इक्वेशन थी, और वहां मैंने आपको बताया था ऐसी एक यूनिक लाइन होगी जिसका एक यूनिक कॉर्ड होगी जिसका मिड पॉइंट गिवन होगा, और वो क्या होगी, t बराबर s1। तो यहां पर भी t बराबर s1, यहां हमें m गिवन है, तो इसकी जो इक्वेशन होगी ए बी की इस केस में जिसमें मिड पॉइंट हमें पता है वह होगी t इक्वल टू s1 यानी y1 -2ax प्लस x1 और y1 स्क्वायर -4ax1। ये वाला एक्सप्रेशन तो हो गया t, और ये वाला एक्सप्रेशन हो गया s1, तो t इक्वल टू s1। अब चलते चलते यहां पर हम आपको बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की। लेट अस टॉक ऑफ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ द पैराबोला। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट हाइलाइट यानी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपरबोला के कंसर्न, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफी कारगर सिद्ध हो सकते हैं, खासकर जेईई एडवांस में। इंटरसेप्टेड पोर्शन ऑफ द टेंजेंट बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। यह सबटेंड करती है 90 डिग्री एट द कॉरस्पॉन्डिंग फोकस, यानी फोकस पर यह एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है, याद रहे। अब हाईलाइट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो हाईलाइट 2 सेज एनी टेंजेंट टू द पैराबोला एंड परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम द फोकस मीट ऑन द टेंजेंट एट वर्टेक्स, यानी अगर आप पैराबोला पर कोई भी टेंजेंट बना लें और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, कहां से, फोकस से। इफ यू ड्रॉप अ परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द फोकस, तो जो परपेंडिकुलर का फुट आएगा वह फुट हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स पर लाई करेगा। तो यह लाइन तो है हमारी टीएवी। तो अगर आप पैराबोला पे कहीं पर भी कोई भी टेंजेंट बना दो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, कहां से, फोकस से, तो वो जो फुट आएगा दैट विल ऑलवेज लाई ऑन द टीएवी। साथ साथ यह भी बताता चलूं कि फोकस की इमेज इन एनी टेंजेंट हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करती है, हमेशा किस पर लाई करती है, डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करती है। तो हम कह सकते हैं क्या, इमेज ऑफ फोकस, इमेज ऑफ फोकस, इमेज ऑफ फोकस in any tangent to parabola, in any tangent to parabola lies on its directrix, वो हमेशा उसकी डायरेक्ट्रिक्स पर लाई करता है। तो यह भी कई बार बहुत अच्छे अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज होती है मत। फिर नेक्स्ट हाईलाइट 3, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, The tangents at the extremities of focal chord intersect at right angle। किसी भी पैराबोला के फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर बनी हुई टेंजेंट्स हमेशा राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं, चाहे वो पैराबोला हॉरिजॉन्टल हो, चाहे वो पैराबोला जो है वो वर्टिकल हो, या फिर कैसा भी पैराबोला हो, उसके किसी भी फोकल कॉर्ड पर अगर आप टेंजेंट्स बनाएंगे, एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाएंगे, जैसे कि यहां पर यह फोकल कॉर्ड है, इसके एंड पॉइंट्स पर हमने टेंजेंट्स बनाए, यह जो दोनों टेंजेंट्स हैं, यह टेंजेंट्स हमेशा 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, और यहां जो हमारे पास 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं, जो हमारे पास यहां डायरेक्टर सर्कल है वो है डायरेक्ट्रिक्स है। तो यहां पर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता चलूं, वो ये है कि फॉर अ पैराबोला डायरेक्ट्रिक्स फॉर अ पैराबोला, अगर मैं डायरेक्टर सर्कल बोलूं फॉर अ पैराबोला, द डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट इट्स डायरेक्ट्रिक्स, इज नथिंग बट इट्स डायरेक्ट्रिक्स, यानी डायरेक्ट्रिक्स ही डायरेक्टर सर्कल है किसी भी पैराबोला पे। यानी कोई भी दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स अगर आप पैराबोला पर बनती हैं तो वह दोनों की दोनों टेंजेंट्स हमेशा कहां इंटरसेक्ट करेंगी, दे विल इंटरसेक्ट ऑन इट्स डायरेक्ट्रिक्स। अब क्योंकि फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पर बनी हुई जो टेंजेंट्स होती हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो यह निश्चित है कि उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो डायरेक्ट्रिक्स पर ही आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में एक बात और लिखकर बताइएगा, अगर मैं लेटस रेक्टम के एंड पॉइंट्स पर टेंजेंट बनाता हूं जो कि फिर से फोकल कॉर्ड है, वो भी निश्चित रूप से डायरेक्ट्रिक्स पर ही इंटरसेक्ट करेंगी, लेकिन वो इंटरसेक्ट कहां करेंगी यह अभी तुरंत टाइप करके बताइए, वेयर विल दे इंटरसेक्ट। और दूसरी चीज मुझे यहां पर
आपको पता ही है कि ये टेंजेंट्स परपेंडिकुलर क्यों होती हैं, है ना, क्योंकि आपको बताया था कि किसी पॉइंट पर बनी हुई जो टेंजेंट है, पॉइंट मान लो ये पॉइंट है T1 और ये वाला पॉइंट है T2, तो अगर मैं चर्चा कर रहा हूं y² = 4x पैराबोला के लिए, तो इसका जो स्लोप होगा वो होगा 1/T1, है ना। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/T1, क्योंकि इक्वेशन क्या थी, tx + y, इक्वेशन थी ty = x + at²। तो यहां से जो इक्वेशन आ जाती है, स्लोप आ जाता है 1/T1, और यहां से जो स्लोप आ जाता है वो आता है 1/T2। और दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 1/T1 T2, m1 m2, दैट विल बी 1/T1 T2। और अभी अभी हमने पढ़ा था फोकल कॉर्ड के लिए T1 T2 की वैल्यू -1। तो इससे पता चलता है कि दोनों की दोनों जो टेंजेंट्स हैं वो परपेंडिकुलर होती है। और डायरेक्टर सर्कल कौन होता है पैराबोला का, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स। फॉर अ पैराबोला डायरेक्टर सर्कल इज नथिंग बट इट्स डायरेक्ट्रिक्स। फिर नेक्स्ट आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी को बेटर यहां समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पैराबोला है, सपोज वी हैव अ पैराबोला, suppose this is the parabola and this is the tangent to the parabola at any of its point, and this is the normal to the parabola at the point of contact। और यहां पर कहीं पर है फोकस, यहां पर कहीं पर है फोकस। तो this is point P and say here we have the directrix, here we have the directrix, so this is the directrix, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स है। तो आपको पता है SP = PM होगा, हाँ, क्योंकि फोकल के पैराबोला पे कोई भी पॉइंट लें उसके डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से हमेशा बराबर होती है। तो यहां यह जो हाईलाइट है ये बताती है कि डिस्टेंस SP और PM इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको बाइसेक्ट करती है, उसको बाइसेक्ट करती है हमारी टेंजेंट। यानी कहने का मतलब है कि एंगल SPM का जो बाइसेक्टर होता है, एंगल SPM, that is angle between focal radius and the perpendicular from a point to the directrix, इन दोनों का जो एंगल बाइसेक्टर होता है, एंगल बाइसेक्टर, एंगल SPM is bisected by tangent at P, is bisected by tangent at P। यानी कि जो इनका बाइसेक्टर होता है वो होता है टेंजेंट एट P, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर। तो दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल किससे बाइसेक्ट होता है, टेंजेंट से, दैट इज बाइसेक्टेड बाय द टेंजेंट। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इनके एक्सटर्नल एंगल की बात करूं, इफ आई टॉक ऑफ देयर एक्सटर्नल एंगल, यानी कि एक एंगल तो आपको दिख रहा होगा, ये वाला एंगल है दोनों के बीच में, और एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, ये वाला एंगल होगा। इस एंगल को बाइसेक्ट करती है नॉर्मल। यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को N कह दूं तो एंगल SPN, एंगल SPN is bisected by normal at P, by normal at P, this angle is bisected by the normal at P। तो ये याद रखिएगा, ये एंगल नॉर्मल से बाइसेक्ट होता है। और अगर इस एंगल को मैं एंगल 1 कह दूं और इस एंगल को 2, if I call this angle as 3 and this angle as 4, then I can say 1 will be equal to 2 and angle 3 will be equal to angle 4। तो कभी भी कोई पॉइंट अगर हम पैराबोला पर ले लें, उसका फोकल रेडियस और परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स के बीच का जो एंगल होगा वो तो हमेशा टेंजेंट से बाइसेक्ट होगा, और जो एक्सटर्नल एंगल होगा दैट विल बी बाइसेक्टेड बाय द नॉर्मल एट P। साथ साथ एक चीज और याद रखिएगा कि ST, SP और SG सब बराबर होते हैं, ST, SP और SG। यानी कहने का मतलब है कि जो फोकल रेडियस है वह बराबर हो जाता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन फोकस and the point of intersection of the tangent at P with the axis, and it is also equal to the distance between the focus and the point of intersection of the normal at P with the axis।
यानी एस जी, एस पी और एस टी ये तीनों के तीनों बराबर होते हैं। यहीं से निकल कर आती है रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ये है कि मान लीजिए एक रे ऑफ लाइट हम ले लें एक्सिस के पैरेलल, पैराबोला की। इफ वी टेक अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एंड वी सिल्वर पेंट दिस पैराबोला। हम इसे सिल्वर पेंट कर दें ताकि ये इसका इंटरनल सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए, ठीक है। तो अगर मैंने एक रे ऑफ लाइट ली पैरेलल टू द एक्सिस, तो सपोज इट स्ट्राइक्स एट पी। अब आपको पता है जहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है जहां वो स्ट्राइक करती है मिरर को, उस पॉइंट पर नॉर्मल बनानी चाहिए। वी ड्रॉ द नॉर्मल। अब यह जो एंगल है वह इस डायग्राम में जो रोल प्ले कर रहा है वो रोल प्ले कर रहा है एंगल 1 का। तो ये बन गया एंगल 1, जिट इज नथिंग बट द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ बिल्कुल, तो एंगल 1 के बराबर एंगल्स से ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो दिस विल बी नथिंग बट एंगल 2। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो जब एंगल 2 पर आएगी तो डेफिनेटली ये रे ऑफ लाइट कहां से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो एनी रे ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्टेड बाय द पैराबोला टुवर्ड्स इट्स फोकस, या will always pass to, after reflection from the parabola will always pass through the focus of the parabola. तो याद रखिएगा कि any ray of light parallel to axis, any ray of light parallel to axis, parallel to axis of parabola, parallel to axis of parabola is reflected by it, is reflected by it towards the focus, towards its focus। क्या आप मुझे इस रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस बता सकते हैं रियल लाइफ में? अगर बता सकते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट, द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द 3 टेंजेंट्स। आप देख रहे हैं ट्राइंगल पर हमने क्या किया, पैराबोला पर 3 टेंजेंट्स बनाई। इन तीनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, Q और R। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स। तो यह जो ट्राइंगल बन रहा है, अगर इस ट्राइंगल का सरकम सर्कल बनाया जाए तो यह सरकम सर्कल हमेशा फोकस से पास होता है पैराबोला के। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे तो एडवांस के लिए कम से कम बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने मेंस में बताया, मेंस में बेसिकली डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन के ऊपर ही प्रॉब्लम्स अब आने की ज्यादा उम्मीद रहती है। टेंजेंट और नॉर्मल से हो सकता है किसी शिफ्ट में कभी कभी कोई सवाल पूछ लिया जाए। ये बिल्कुल भी मत मान के चलिएगा टेंजेंट नॉर्मल कट हो गया तो अब उसके ऊपर सवाल ही नहीं आ सकता। ऐसा भी हो सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे कहीं ना कहीं उसके बारे में भी पूछ लिया जाए, तो वह जरूर करिएगा, छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि वहीं तक है सिलेबस, तो वो तो है नहीं सिलेबस में, तो इसलिए छोड़ देते हैं। बट ऐसा देखा है 2024 में भी ऐसा हुआ है कि जहां बीच बीच में से जो टॉपिक्स कटे भी हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स पूछ लिए गए हैं। तो यहां पर यह जो हाईलाइट है यह बता रही है कि 3 टेंजेंट्स बनी, उनसे ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल होगा वो हमेशा फोकस ऑफ पैराबोला से पास होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके ऊपर जेईई एडवांस में एक बार प्रॉब्लम भी आ चुका है, और वह प्रॉब्लम यह है एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट दीस पॉइंट्स। कहने का मतलब है यहां पर अगर यह पॉइंट है ए जहां टेंजेंट बनी है, यह पॉइंट है बी, और यह वाला जो पॉइंट है यह पॉइंट है सी जहां पर टेंजेंट बनी है, तो इस ट्राइंगल का जो एरिया है, किस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल का जो एरिया है, ये वाले ट्राइंगल का एरिया, हम इस ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं, एबीसी ट्राइंगल के एरिया की बात कर रहे हैं। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो एरिया इस ट्राइंगल का एरिया जहां पर वो टेंजेंट्स बनी है, इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो बाहर वाले ट्राइंगल के एरिया का दुगना होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट्स एट दीस पॉइंट्स इज ट्वाइस द एरिया। तो रिमेंबर दिस। इसके ऊपर जेईई एडवांस में आप सोच रहे होंगे ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपने बताया इनका यूज क्या है, इनका यूज यही है जैसा हमने पीछे एक हाईलाइट लिखी, इसके ऊपर जेईई एडवांस में डायरेक्ट प्रॉब्लम आया था, जहां पर पैराबोला के ऊपर 3 पॉइंट्स पर बनी हुई टेंजेंट्स से जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया
और उन 3 पॉइंट से बने हुए ट्राइंगल का एरिया का रेशियो पूछ लिया गया था आईआईटी ने। तो डेफिनेटली जिसने ये हाईलाइट पढ़ी, याद रखी, सीधा आंसर लिख के आया, और जिसको नहीं याद था वो सिर्फ हाथ मलता रहा, क्योंकि उन 3 पॉइंट्स पर उसने टेंजेंट्स की इक्वेशन लिखी, फिर उनको सॉल्व किया, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालकर शायद वहां एरिया उसने फाइंड किया होगा, और देन इट वुड हैव बीन अ लेंथी प्रोसेस। तो रिमेंबर दिस हाईलाइट कि बाहर वाले ट्राइंगल का एरिया का डबल अंदर वाले ट्राइंगल का एरिया हो जाता है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड एज ऑफ दिस चैप्टर, एंड आई होप कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे पैराबोला में इस छोटे से टाइम स्पैन के अंदर अंदर मैं आपके सामने रखने में सफल रहा हूँगा। समय जिस हिसाब से हमारे पास हमारी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में मैक्सिमम चीजें आपको बता दी जाए, उस कोशिश में यह उस तरफ मेरा ये एक छोटा सा प्रयास था। सो आई होप यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दिस लेक्चर, एंड लगभग हमने सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ आपके सामने रख दिए हैं। तो मिलते हैं अगले माइंड मैप में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।